गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में ज्योग्राफी का क्लास होगा। जितने भी पिछले क्लास में हम ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं, उसके बाद के टॉपिक्स आज देखेंगे। मिनिमम आपका चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 कौन सा है? प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया ही आपका चल रहा था। तो प्राथमिक क्रिया के बाद आपके जितने भी अभी टॉपिक्स बाकी हुए हैं या तो फिर बचे हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हम तो पहले आपको नोट्स ही लिखवाते हैं, उसके बाद ही अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि रोपण कृषि, VBI इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृषि है। कौन सा कृषि? रोपण कृषि। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, इनकी विशेषताएं दिए जाते हैं और इनके बारे में लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये आपका रोपण कृषि लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि रोपण कृषि की विशेषताएं ये सब है। नंबर जो जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं वो रोपण कृषि की विशेषताएं हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। निष्कर्ष भी डाल दिए हैं क्योंकि आपको निष्कर्ष लिखने भी आपको बता रहे हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि यहाँ पे देखते हैं। ये नोट्स ही हैं, क्वेश्चन टाइप नोट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से इस प्रकार की कृषि के नोट्स आपको मिलेंगे, तो आप अच्छे से इसके नीचे ही नोट्स लिख लीजिए ऐसे। मिश्रित कृषि क्या होते हैं और इनके विशेषता ये देखिए। फिर भूमध्य सागरीय कृषि, ये बार बार पूछे जाने वाले कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि, इनके लिख लीजिए। कहाँ थे? भूमध्य सागरीय कृषि तक थे, ठीक है। हाँ, तो भूमध्य सागरीय कृषि, डेयरी कृषि आप लिख सकते हैं, उद्यान कृषि आप लिख सकते हैं। इतने तक देखेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या होते हैं, डेयरी कृषि क्या होते हैं, उद्यान कृषि क्या होते हैं, ये सब के बारे में इतना तक तो भी कवर करेंगे। चलिए फिर अपने क्लास में आता है। तो मिश्रित कृषि किस प्रकार की कृषि? सॉरी, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि, तो रोपण कृषि के बारे में जान। कौन सा कृषि? रोपण। तो रोपण कृषि, तो रोपण कृषि कैसे कृषि होते हैं? तो रोपण कृषि जो होता है एक बहुत बड़े भूभाग पर लगाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा जमीन पर इस प्रकार की कृषि किया जाता है। मात्र एक ही फसल को उत्पादन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना। और ये बहुत बड़े भूभाग पर लगाए जाते हैं इस प्रकार की कृषि, उसे ही हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहा जाता है। जैसे कि आपका गन्ना हो गया। अब गन्ना देखें कि गन्ना एक रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। इसमें मात्र एक ही प्रकार की कृषि की जाती है। पूरे खेतों पर, एकदम बड़े लंबे चौड़े खेतों पर क्या लगा दिए जाते हैं? गन्ना लगा दिए जाते हैं। आपको चावल देखे होंगे, चावल की कृषि एकदम जहाँ पे अभी बरसात का मौसम आ रहा है, पूरे खेतों में हरा हरा आपको क्या दिखेंगे? बीड़ा लगा हुआ दिखेंगे। तो वो एक प्रकार की कैसे कृषि है? रोपण कृषि है। जितने भी चाय पेय पदार्थ, जितने भी चाय से जितने भी पेय पदार्थ हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कहुआ हो गया, कोको हो गया, ये सारे क्या है? रोपण कृषि की उदाहरण। तो रोपण कृषि की एक मुख्य विशेषता यही है कि यह एक ही प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, इसके साथ किसी भी प्रकार के फसल नहीं उगाए जाते। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार किया जाता है, व्यापार करना होता है, ठीक है। तो यही हमारा रोपण कृषि हो गया। रोपण कृषि की विशेषता बार बार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? रोपण कृषि की विशेषता बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो रोपण कृषि की हम 5 विशेषता देखेंगे, क्योंकि इनकी विशेषता देखें बार बार पूछे जाते हैं। तो रोपण कृषि की कितने विशेषता हम देखेंगे? लगभग आपको 5 विशेषता देखना है रोपण कृषि के, ठीक है। तो रोपण कृषि के आपके लगभग 5 विशेषता। पहला विशेषता है कि एकल फसल, एकल फसल। तो पहला विशेषता इस तरह से, पहला विशेषता करके आप किस तरह से, इस तरह से दे करके आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट दे के वर्णन कर सकते हैं ऐसे। तो एकल फसल क्या? तो आपको हम बताएं कि रोपण कृषि मात्र एक ही प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उगाया जाता है। जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कहुआ, आपका धान का खेती हो गया, आपका गन्ना की कृषि हो गई, इसका क्या हो गया? रोपण कृषि के एक मुख्य उदाहरण है। मात्र एक ही प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। दूसरा इनका विशेषता हो गया कि विशाल क्षेत्र, विशाल क्षेत्र व्यक्ति का नाम नहीं है, विशाल क्षेत्र यानी कि बड़ा एरिया। दूसरा पॉइंट ऐसे देकर के आप लिख सकते हैं।
बहुत बड़े एरिया में लगाए जाते हैं। क्या आप छोटे मोटे ज़मीन में लगा सकते हैं? आपको निर्वाह कृषि पढ़ाए तो तब छोटे मोटे ज़मीन में किए जाते थे निर्वाह कृषि, लेकिन ये छोटे मोटे ज़मीन में नहीं होंगे निर्वाह कृषि। एक बहुत बड़े इलाके चाहिए, बहुत बड़े इलाके चाहिए हमको क्या, रोपण कृषि करने के लिए, तो विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तीसरा विशेषता इनका हो गया हमारा, तीसरा विशेषता हो गया प्रौद्योगिकी। तीसरा विशेषता कौन से हम लिख सकते हैं इनके, उर्वरता, प्रौद्योगिकी। तीसरा विशेषता इनके लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी, यानी कि रोपण कृषि करने के लिए छोटे मोटे मशीन से नहीं, बहुत ही बड़े महंगे महंगे मशीन लाए जाते हैं। इनके लिए बड़े बड़े ट्रक है तो वाहनों का उपयोग किया जाता है, बड़े मशीन लाए जाते हैं, तो उनके में बहुत सारे पैसा लगते हैं। तो वो हमारा तीसरी विशेषता हो गया हमारा प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रौद्योगिकी का भी होना अति आवश्यक होता है। साथ साथ सिंचाई करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सिंचाई मशीन का उपयोग किया जाता है। कोई तो होता है कि प्लास्टिक में लगा करके फुलझड़ी वाला मशीन क्या करते हैं कि वो पानी को पटाते हैं या तो सिंचाई के कार्य करते हैं। तो ये हो गया। चौथा विशेषता आप लिख सकते हैं इनका सस्ता श्रम, सस्ता श्रम। चौथा विशेषता में आप लिख सकते हैं सस्ता श्रम। रोपण कृषि किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये तो आप मान के चलते हैं कि बहुत बड़े इलाके में किए जाएंगे इस प्रकार की कृषि। तो क्या रोपण कृषि एक व्यक्ति से हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके लिए हमें श्रम की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है। यदि सोचिए, आप ही सोचिए, यदि कम पैसा में अच्छे मजदूर मिल जाए तो बचत किसके होंगे? जो लगाएंगे, जो व्यक्ति लगाएंगे उन्हीं के ना बचत होंगे। तो इसी के लिए इसमें क्या होते हैं कि सस्ता श्रम भी देखने को मिलता है। तो यह हो गया रोपण कृषि। पांचवा विशेषता आप लिख सकते हैं उद्योग, उद्योग एवं कृषि का समायोजन। उद्योग एवं कृषि का समायोजन, आप ये पहला पांचवा विशेषता लिख सकते हैं। कैसे कि रोपण कृषि एक प्रकार के मुख्य रूप से इसका जो फसल उगाए जाते हैं वह व्यापार करने के लिए किया जाता है। मान के चलिए एक बड़ा खेत है, यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा एरिया का एक खेत है। यहाँ पे कौन सी खेती कर चुके हैं हम? गन्ना की खेती, गन्ना की खेती कर दिए। ये हमारा क्या है? खेत है, खेत है, गन्ना की खेती कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है? बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, उद्योग लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसे भी हो गया, ये बड़े बड़े फैक्ट्री या तो फिर उद्योग लगाए हुए हैं। ठीक है, उद्योग लगाए हुए हैं। मान के चलिए कि जो भी हम कृषि, जो भी कृषि गन्ना का खेती कर रहे हैं, ठीक है, किसकी खेती? गन्ना का खेती कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? गन्ना को तोड़ेंगे, गाड़ी में लादेंगे और ले जाएंगे उद्योगों तक। तो जो भी फसल का उत्पादन हम खेतों में करते हैं उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं? तो उसे हम उद्योगों में ले जाते हैं। उद्योगों में क्या करते हैं? इसे विभिन्न प्रकार के मूल्यवान वस्तु, या तो फिर इन्हें साफ सफाई किया जाता है, मूल्यवान वस्तु करके इन्हें मार्केट में ले जाया जाता है, यानी कि मार्केट यानी कि बाजार में इन्हें बेच दिया जाता है। तो यह होते हैं हमारे रोपण। उद्योग एवं कृषि का समायोजन, जो कृषि से किए उसे उद्योग ले गए, उद्योग में साफ सफाई करके मार्केट बनाए उसके ले गए। तो हो गया कि हमारा क्या हो जाते हैं? उद्योग प्लस कृषि का समायोजन इस प्रकार देखने को मिलता है। गन्ना का एग्जाम्पल दिए था आपको। देखिए गन्ना से कैसे होते हैं कि गन्ना हमारे खेतों में उगते हैं, लेकिन गन्ना से बनता है चीनी, गुड़ इत्यादि बनते हैं कि नहीं? लेकिन ये चीनी कहाँ बनेंगे? उद्योग में बनेंगे, उसका साफ सफाई होगा, उसके बाद इसे कहाँ ले जाया जाएगा? मार्केट में ले जाया जाएगा। तो यही होता है हमारा रोपण कृषि का 5 विशेषताएं और रोपण कृषि, जो कि बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आपको समझ में आई? तो हम देखते हैं दूसरा हम देखते हैं मिश्रित कृषि। कौन सा कृषि? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी कि आपको यह नहीं समझना है, मिश्रित कृषि यानी कि सरसों के साथ हम गेहूं बो दिए, गेहूं के साथ मटर लगा दिए, ये हमारे मिश्रित कृषि नहीं होते। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है फसल के उत्पादन के साथ पशुपालन करना। फसल के उत्पादन के साथ हम क्या कहते हैं?
पशुपालन, फसल उत्पादन के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्लस पशुपालन। तो पशुपालन, यही होते हैं हमारे मिश्रित कृषि। एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे जितने भी हैं स्टूडेंट ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि मिश्रित कृषि आखिर होता क्या है। तो बहुत कोई लिख देते हैं कि गेहूं के साथ सरसों, चना, मटर बो देना ही मिश्रित कृषि होता है। ऐसा ये गलत है। फसल के साथ क्या करते हैं, पशुपालन किया जाता है, वही हमारा मिश्रित कृषि होते हैं। यदि हम मिश्रित कृषि का विशेषता देखें, मिश्रित कृषि का क्या देखते हैं, विशेषता, तो इनके भी विशेषता पूछे जाते हैं। तो मिश्रित कृषि का पहला विशेषता हो गया हमारा फसल के साथ उत्पादन। फसल के साथ उत्पादन क्या है, उत्पादन, फसल के उत्पादन प्लस क्या हो गया, पशुपालन। फसल उत्पादन के साथ क्या हो जाते हैं, पशुपालन। यहाँ पे फसलों का भी उत्पादन किया जाता है, साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यही होता है हमारा पहला विशेषता मिश्रित कृषि का। दूसरा हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त आय के विकल्प। दूसरा हो जाते हैं अतिरिक्त आय के विकल्प। अतिरिक्त आय के विकल्प। अब कैसे कर सकते हैं कि अतिरिक्त आय के विकल्प कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई कि अतिरिक्त आय के विकल्प का मतलब है कि कोई वर्ष में पानी बहुत ज़्यादा आ गए, पानी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फसल खराब हो जाता है। कोई वर्ष में पानी ही नहीं आता है, मानसून खराब हो जाती है, यानी कि पानी सूखा हो जाता है, तो फसल का उत्पादन नहीं होता है, पानी की कमी हो जाती है। तो क्या सारे फसल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यानी कि बर्बाद हो जाएंगे। तब तो कृषि तो मतलब जितने भी किसान हैं वो डूब जाएंगे। लेकिन मिश्रित कृषि में क्या होता है कि मिश्रित कृषि में पशु भी पाला जाता है, गाय पाल लेंगे, भैंस पाल लेंगे, बकरी पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे, जिससे अंडा दूध मिलेगा, तो उसे क्या जा करके डेयरी में बेच देंगे। तो क्या होंगे कि जो फसल में लगाया हुआ पैसा बर्बाद हुआ वह पशुपालन के साथ वो वापस भी आ जाएगा। पशुपालन करके वो बेचेंगे, उनके जितने भी लाभ होंगे वह वापस आ जाएंगे। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, जो क्या हुआ, जो फसल में खराब हुआ उसे वह पशुपालन के द्वारा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो इसी के लिए इसमें आय के अतिरिक्त विकल्प भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप देखते हैं आय के अतिरिक्त विकल्प में कृषि खराब हो गया, फसल डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन पशुपालन जिंदाबाद। हम पशुपालन से पैसा क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। इसलिए हमें मिश्रित कृषि में आय के अतिरिक्त विकल्प देखने को मिलते हैं। ठीक है, आय के हमें अतिरिक्त विकल्प देखने को मिलते हैं। तीसरा हो गया हमारा प्राकृतिक उर्वरता। तीसरा हम क्या से लिख सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता प्लस चक्रीकरण। प्राकृतिक उर्वरता प्लस चक्रीकरण हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मिश्रित कृषि कोई आम कृषि नहीं है। जो पशुओं से गोबर खाद निकला उसे हम फसल में लगा देंगे, फसल के उत्पादन करने के लिए। पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ गए, फसलों का उत्पादन अच्छा से हो गया। फसलों का उत्पादन अच्छा से होने के बाद जो फसल से दाना, चारा, भूसा निकला उसे पशु को खिला देंगे। तो हुए कि नहीं, हमें प्राकृतिक उर्वरक यानी कि जैविक खाद भी मिल गए, साथ साथ पशुओं के पेट भी भर गए। अब मान के चलिए कि एक गाय है, ये खेत है, यहाँ पे हम किए हैं गन्ना की खेती। क्या किए हैं, गन्ना की खेती किए हैं, खेत है। और ये है हमारा पशु जो भी है, जैसा भी है, ये तो बहुत ही हार्ड पशु बना दिए हैं। यानी कि मान के चलिए एक बना देते हैं बकरी, क्या बना देते हैं, बकरी, यहाँ ये बकरी हो गया, ठीक है, ये पशु है। तो मान के चलिए खेतों से क्या निकला कि जितने भी ये पशु जो है गोबर दिए, ये गोबर है, तो ये जैविक खाद हो गया हमारा, ये सारा जैविक खाद हो गया। क्या हो गया, जैविक खाद हो गया। ये जैविक खाद का प्रयोग हम क्या करेंगे, खेतों में करेंगे, खेतों में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, खेतों में इसका प्रयोग करेंगे, खेतों में जैविक खाद का प्रयोग खेतों में किए। अब जो खेत से जो फसल में बर्बाद खराब, जैसे कि भूसा निकल गया, दाना निकल गया, चारा निकल गया, तो भूसा हो गया हमारे पास, भूसा
दाना, दाना चारा, दाना जो चारा निकल गया, उसका उपयोग क्या करेंगे, पशु खिलाने के लिए कर देंगे। क्या करने के लिए, पशु खिलाने के लिए कर देंगे। तो यही हाँ तो हमारे होते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता भी मिल गए, साथ साथ हमें क्या मिल गए कि पशुओं का पेट भी भर गया मिश्रित कृषि। इसी के लिए हम चक्रीकरण कहते हैं। पशु में से मिले हमें गोबर, उसका प्रयोग किए खेत में किए, और खेत से मिला हमको मिला भूसा, चारा, दाना, खराब फसल से उसको खिला दिए पशु को, यानी कि ये एक तरह से चक्रीकरण है। ठीक है, तो यही हुआ प्राकृतिक उर्वरता प्लस चक्रीकरण। चौथा विशेषता आप लिख सकते हैं संसाधनों का अनुकूल प्रयोग। संसाधनों का अनुकूल प्रयोग, अनुकूल प्रयोग, अनुकूल प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं संसाधनों का अनुकूल प्रयोग बेटा? तो संसाधनों का अनुप्रयोग, कृषि को पूरे साल भर दूसरा काम करने के लिए मौका ही नहीं मिलेंगे। कभी फसल को उत्पादन करेंगे तो कभी पशुपालन करेंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि वो संसाधनों का एकदम अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंचाई ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंचाई व्यवस्था ही क्यों ना हो, चाहे वो जैविक खाद ही ना हो, सारा चीज को एकदम सिस्टमिक ढंग से खेतों में करते हैं। साथ साथ पूरे वर्ष जो किसान जो होते हैं वह कृषि कार्य और पशुपालन में ही लगे रहते हैं। इसी के लिए हम कहते हैं कि संसाधनों का अनुकूल प्रयोग, अच्छा प्रयोग, सुविधा ढंग से करते हैं। ये चौथी। और पांचवा विशेषता हो गया जोखिम की कमी। जोखिम की कमी, जोखिम की कमी कैसे कर सकते हैं जोखिम की कमी? आप कह सकते हैं ना कि कृषि बर्बाद हुआ, फसल कृषि हमारा खराब हो गया, लेकिन हमारे पास तो पशुपालन उपस्थित है ना। पशुपालन से जो भी हमें लाभ प्राप्त होंगे वो तो पशु मरेंगे तभी तो हमारा हानि होगा, पशु मरेंगे तभी तो हानि होगा, और पशु जल्दी मरते नहीं है। तो क्या हम इससे दूध बेच के, अंडा बेच के पैसा कमा लेंगे ना, जो कृषि में बर्बाद हुआ? तो क्या यहाँ जोखिम की कमी होती है कि नहीं? एकदम होती है, जोखिम की एकदम बिल्कुल कमी होती है। तो ये होते हैं मिश्रित कृषि की विशेषताएं। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि कैसी कृषि होती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि वैसे कृषि होते हैं जिन्हें भूमध्य सागर के आसपास वाले इलाके में किए जाते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि मुख्य रूप से इसमें खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। ये बार बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि भूमध्य खट्टे फलों की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो आप बोलिएगा भूमध्य सागरीय कृषि है ये। और 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछते भी, लिखने के लिए 2 नंबर में देते हैं, साथ साथ ये एमसीक्यू में भी देते हैं कि खट्टे फलों की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो भूमध्य सागरीय कृषि है। यह गर्मी के दिनों में किया जाता है। थोड़ी गर्मी हो गए इस तरह से शीतोष्ण वाले एरिया में किया जाता है। शीतोष्ण वाले एरिया में, शीत यानी कि ठंडा प्लस उष्ण, ठंडा और गर्मी दोनों हो, ठंडा और गर्मी मिक्स हो, तो उस वाले एरिया में किया जाता है कौन सी कृषि? भूमध्य सागरीय कृषि या भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में। इसका किस प्रकार के कृषि किए जाते हैं? ये खट्टे फलों के, जैसे कि अंगूर हो गया, जैतून हो गया। ये सारे जो कृषि है वो हमारा भूमध्य सागरीय कृषि है। आपको सबको पता चल गया? चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के बाद हम देखते हैं डेयरी कृषि। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, डेयरी कृषि। और डेयरी कृषि कैसी कृषि होते हैं आप जानते हैं? मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, गैंडा फार्म, भैंस फार्म, गाय फार्म, सारे जो फार्म है वो डेयरी कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि गाय का फार्म, मुर्गी फार्म, भेड़ फार्म, ये सारे कैसे कृषि है? डेयरी कृषि। गाय से मिला हमें दूध, और मुर्गी से मिला हमें अंडा, और हमें भेड़ से मिला ऊन।
ऊन। तो इस प्रकार के हम कृषि करेंगे तो दूध, अंडा, ऊन ये सभी को क्या करेंगे, हम मार्केट में बेच देंगे, डेयरी में बेच देंगे, डेयरी में जा कर के बेच देंगे, जिससे कि हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या मिलेंगे, पैसा मिलेगा, या तो फिर हम आर्थिक या क्रिया कर सकते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में से। तो इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में किया जाता है, बड़े इलाकों में, जिनके देश के पास ज़्यादा पैसा होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगते हैं। भेड़ बकरी को खाना पीना, दाना चारा एकदम देने के लिए बहुत पैसा, साथ साथ इनके लिए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होती है। मुर्गी को देखते हैं ना, बचपन में क्या दिया, सुई दे के बढ़वाया जाता है। क्या एक ही बार मुर्गी बढ़ जाते हैं? नहीं, सुई दे के उन्हें बढ़ाया जाता है। तो वो चिकित्सा, वो भेड़ बीमार हो गया तो उनको देखा जाएगा, उसके बाद गाय फार्म ये हो गया तो इन्हें देखा जाएगा। इसके लिए कैसे कृषि होता है, तो इनके लिए चिकित्सा सुविधा का भी अच्छा प्रबंध होता है। साथ साथ इस प्रकार की कृषि बहुत ही बड़े विकसित देशों में किए जाते हैं। डेयरी फार्म यही हो गया, यह तो डेयरी कृषि हो गया। अब देखते हैं हमारा उद्यान कृषि। उद्यान कृषि, ये उद्यान कृषि आप घरों में भी करते हैं, घरों में आप उद्यान कृषि करते हैं। उद्यान कृषि आप कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, तो घर में सजाने के लिए एकदम फुलझड़ी वाला क्या बढ़ा देंगे, फूल ऐसे करके पेड़ वृक्ष लगा देंगे, कैसे वाला, पत्ते वाले, गमला लगा देंगे, अपने बगानों में सजा देंगे, छोटे छोटे गमला लगा देंगे बगानों के, अपने घर में बगानों के आसपास, फल के, सब्जी के छोटे मोटे क्षेत्र में ऐसा कर देंगे। तो वही हमारा कैसे कृषि हो गया, हमारा उद्यान कृषि। तो उद्यान कृषि का मात्र एक ही मकसद होता है, क्या, शोभा बढ़ाना अपने घरों की। जैसे कि गमला लगा दिए, छोटे मोटे फूल के लड़ी चढ़ा दिए, साथ साथ हम क्या करते हैं, अपने घर के आसपास में छोटे मोटे फूलों की कृषि कर दिए, सब्जी लगा दिए। तो ये हमारा कैसी कृषि है, शोभा के लिए, उद्यान कृषि। तो समझ आ गया ये उद्यान कृषि। तो इतने सारे कृषि समझ में आ गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला हमने समझे थे कि रोपण कृषि की विशेषता, उसके बाद देखें हम रोपण कृषि के बाद मिश्रित कृषि की क्या विशेषता होती हैं, उसके बाद हम देखें कि भूमध्य सागरीय कृषि कैसे अंगूर जैतून की कृषि की जाती है, उसके बाद हम देखें डेयरी कृषि, मुर्गी फार्म इत्यादि की कृषि, उसके बाद हमें देखें उद्यान कृषि, कैसे कृषि, उद्यान कृषि, जो कि घर के शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया? तो फिर हम अगला क्लास में दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो अगला क्लास में हम देखेंगे कि सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि क्या होती है, बहुत ही पूछे जाते हैं। सहकारी या सामूहिक कृषि से एक कोल खोज, जो कि रूस में कहा जाता है, उसे पूछा जाता है कि वो जानेंगे। आपको याद रखना है किस कृषि से, आपको भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि, ये तीनों कृषि आपको याद ही रखना है। तो रखना है, कोई भी हालत में आपको इसको भूलना नहीं है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।